तो देखो हम लोग लाइट पढ़ रहे थे 8th क्लास का, 8 ICSE का लाइट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर का पार्ट पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है ना, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पे मीडियम को लिया है, प्रिज्म लिया है, ग्लास मतलब, ठीक है। तो प्रिज्म के थ्रू अगर पास होगा लाइट तो कैसे बिहेव करेगा? देखो ये आपका प्रिज्म बता दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया है ABC। ये ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म है, ठीक है। इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिर रहा है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। कल डिफिनेशन ही बताया था इंसिडेंट रे का, ठीक है। तो बाहर में क्या है? एयर है, तो ये आपका रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम बोले तो पार्टिकल्स दूर दूर है ना एयर का, ठीक है। तो अगर ये ग्लास में अगर पास होगा तो ये पहले पैरेलली रिफ्रैक्ट होगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। देखो इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। और इसका अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल है। तो बेंच टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है ना, कल बताया था। अगर कोई ग्लास है, अगर इंसिडेंट रे होता है तो ये बेंच टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। जब रेयर से डेंसर में जाता है महज, बाद में पहले सुन लो, ठीक है ना। तो ये एंगल I की वैल्यू ज्यादा होता है एंगल R से, तो एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, बराबर है, ठीक है। तो फिर देखो डेंसर से रेयर में आएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो ये बाहर से निकलेगा। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। दोबारा जो रे जो रिफ्रैक्ट होकर आएगा ना, देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ ना, जो सेकंड टाइम रिफ्रैक्टेड रे उसको बोलते हैं, जो रे बाहर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल का नाम दिया है NQM और इसका नाम है N डैश R M डैश। ये क्या है? ग्लास है, बाहर तो सब एयर ही है, ठीक है। इसका नाम बेस है, तो ये बेस लिख लो। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बस अपने को इतना जानना था इंट्रोडक्शन पार्ट कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये आपका ग्लास। क्या बेटा? M प्राइम, अच्छा M डैश लिखा ना, M डैश ही बोलते हैं, M प्राइम ही बोलते हैं, तुम्हारा नाम, ठीक है। तो ये लिख लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। लिख देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है? 7 कलर का होता है ना, वेव गियोर का होता है। तो अगर मैं उसको प्रिज्म के थ्रू पास करूंगा तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो यहां से अगर लाइट जाएगी, ये आपका व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है, जो इंसिडेंट रे होता है। तो यहां से जब पास करेगा तो ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगा ना, और ये स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। वायलेट कलर सबसे ज्यादा डिस्पर्सन शो करेगा, सबसे कम रेड। इसलिए रेड लाइट को यूज करते हैं ना सिग्नल में, ताकि हम लोग को दूर से दिखाई दे कि सिग्नल चालू है, ठीक है। तो उल्टा लिखना है वेव गियोर, वेव गियोर, ठीक है। ऊपर में सबसे कम लीस्ट डिविएट होता है, वो रेड कलर होता है, लीस्ट डिविएशन। और जो वायलेट है वो मोस्ट डिविएशन शो करता है, डिविएशन, ठीक है। तो ये आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म हो गया। यहाँ पे लिख लो थ्रू अ प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म, बराबर है।
तो ये डिस्पर्सन क्यों करता है? क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है ना, सबका अपना अपना स्पीड अलग अलग होता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना तो लिखना। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका द स्पीड ऑफ लाइट ऑल कलर इज सेम इन एयर एंड वैक्यूम बट इट इज डिस्पर्स इन द ट्रांसवर्स मीडियम थ्रू अ ग्लास और वाटर। इन ट्रांसवर्स मीडियम स्पीड ऑफ वायलेट इज मिनिमम एंड स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम। तो ये पॉइंट लिख लो, स्पीड ऑफ वायलेट कलर, वायलेट लाइट इज मिनिमम and speed of red light is maximum. Speed of red light is maximum. ठीक है, इसलिए अलग अलग कलर से स्पीड से रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसवर्स मीडियम इज आल्सो डिफरेंट फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कल फॉर्मूला बताया था ना आप लोग को, क्या बताया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर में क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करें, तो म्यू इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, या v1 बाई v2 भी लिखो। चलो ये लिख लो। स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर आर मेड बाय सिल्वरिंग द पार्ट ए बी ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर। तो ये आपका ग्लास है, तो उसका एक साइड को हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर कर देते हैं। जैसे ये लाइन है, तो इसके बाहर वाले पार्ट को अगर मैं सिल्वर का कोटिंग कर दूं तो ये सिल्वर पार्ट है। ठीक है, तो सिल्वर सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोला? सिल्वर सरफेस। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, तो यहाँ से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, जैसे ये बोर्ड है, लाइट इसके ऊपर गिर रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना, इसके पीछे पेंटिंग किया है तो उसको बोलेंगे सिल्वर सरफेस, और जहाँ से लाइट आ रही है तो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा मिरर रहेगा तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का मतलब बाहर वाला पार्ट होगा सिल्वर्ड होगा और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग होगा। और इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, अंदर वाले पार्ट को क्या कर सकता हूँ? सिल्वर कर सकता हूँ। तो बाहर वाला पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वर्ड सरफेस। यहाँ तक क्लियर है? और ये पूरा जो मिरर है होलोस्फीयर, जिससे ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बना है। ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लिख दिया हूं। तो इस तरह से बनता है अपना। तो अभी जो छोटे छोटे डिफिनेशन वो लिख लो। द सरफेस ऑन विच सिल्वर इज डन इज कॉल्ड सिल्वर सरफेस। The surface on which silvering is done is called silver surface। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस
The reflection of light take place from other surface. Which is called reflecting surface. ठीक है, तो ये दो टाइप्स के स्फीयर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके टाइप्स पढ़ लो, तो इसको बोलते हैं काइंड्स या टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दोनों को मैं अलग अलग डिफरेंस फॉर्म में लिख देता हूँ, तुम लोग भी ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बना लो। बाहर वाला पार्ट अगर सिल्वर्ड होगा तो ये कॉनकेव मिरर होता है, तो ये आपका सिल्वर्ड सरफेस है। और अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लो, अंदर वाला पार्ट को सिल्वर्ड कर दो, सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, ये इनवर्ड सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा पैरेलली जाकर। ठीक है, और इसमें यहां से डाइवर्ज होगा। फिर डेफिनेशन लिख लो, कॉनकेव मिरर इज द मेड बाय सिल्वरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ होलोस्फीयर सच दैट रिफ्लेक्टिंग टेक प्लेस फ्रॉम द इनसाइड होलोस्फीयर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है उसका, लिखना तो लिख लो। तो इट इज made by silvering on outer surface of a hollow sphere such that reflection take place from inside holosphere या होलो सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या लिखोगे, इनवर्ड इज सिल्वर्ड, इट इज made by silvering on inner surface such that reflection take place from outer surface। ठीक है, चलो अभी देखो इसमें जो टर्म्स जो रिलेटेड है वो पढ़ लेते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट है टर्म्स पोल। ठीक है, तो देखो पोल क्या होता है, पहले तो मैं डायग्राम बताता हूँ। ये आपका अगर आउटर सिल्वर्ड रहेगा तो कौन सा मिरर है बताओ? कॉनकेव। हाँ, गुड। तो ये कॉनकेव मिरर है। और अगर इनवर्ड सिल्वर्ड रहेगा तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको अगर डॉटेड अगर ऐसे मिलाओगे तो ये जो अपर्चर है ना ए और बी, उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पोल। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसके स्फेरिकल का रेडियस के बराबर है। ठीक है, और ये जो लाइन में ड्रॉ किया उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। P4 क्या है? पोल है। R क्या है? रेडियस है। और C क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कर्वेचर। कर्वेचर की ग्रेविटी। ठीक है ना, सेंटर का जो पार्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। R रेडियस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो सिमिलरली इसके लिए भी होगा ना वैलिड। तो ये आपका पोल है। अपर्चर क्या है? ए बी अपर्चर है। ठीक है, ये आपका सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये उसका रेडियस है आर। और ये जो लाइन में ड्रॉ किया उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन है पोल। तो देखो इसका डेफिनेशन, द जियोमेट्रिक पोल डिफाइन कर रहे हैं ना, द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस of mirror is called pole। ठीक है, pole of mirror। दूसरा है इट इज द मिड पॉइंट। तो देखो ये मिड पॉइंट है ना अपर्चर ए बी का, तो लिख लो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ aperture AB of mirror। ठीक है, it is represented by P। it is represented by P pole। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज सेंटर ऑफ sphere of which ठीक है। तो देखो, तो इसके बाद क्या आएगा अपना? इसके बाद है ऑफ स्फीयर ऑफ विच सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे थे ना हम लोग, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट इज अ पार्ट, इट इज अ। ठीक है, तो इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम में ये C है, ये जो पॉइंट है वो C, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड डिफिनेशन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ mirror is radius of sphere of which mirror is the part, mirror is
ठीक है। तो देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, पी से सी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम एनी पॉइंट टू द सरफेस ऑफ मिरर। तो लिख लो 10 इट इज अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ curvature C from any point of surface of mirror, ठीक है, ये लिख लो। फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी देखो प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ना। तो लिख लो इट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल ऑफ मिरर to its center of curvature, ठीक है। तो जो डायग्राम बनाया था, ये जो लाइन जो पोल से पास हो रही है और सेंटर से, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो लाइन PC, ये जो लाइन है आपका, लाइन PC इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इट मे बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। नेक्स्ट पढ़ेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ। नेक्स्ट टर्म है अपना फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो इसके पहले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो इसके पहले क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है ना, ठीक है। क्या, टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू है ना, ये टू बाहर लिख लो, टू इट्स, ये ज्वाइनिंग है, ऊपर होगा। तो अगर देखो, अगर मैं कॉनकेव मिरर बनाऊं, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं पैरेलल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा दूर बनाऊं तो ये फोकस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं पैरेलल रे इसके ऊपर इंसिडेंट करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा, कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है, समझा ना। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या है, तो हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है, मीट करवाता है, ठीक है ना, कवेस। तो इसके लॉ क्या आएंगे, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको I बोलते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R आएगा, देखो, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये पॉइंट पे मैच करेगा, इसको मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये एंगल I है और ये एंगल R है ना। कभी देख लो पहले, ठीक है। ये एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ये आपका नॉर्मल है ना, नॉर्मल रे। तो कल पढ़ाया था ना, अगर यहाँ पे सिल्वर्ड है, प्लेन मिरर है, तो ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट एंगल I आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा R से, तो दोनों सेम होगा, बराबर है। तो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
सेकेंड क्या है, एंड ये तीनों रे एक पॉइंट पे मिलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट अ पॉइंट. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal meet at a point या lie on a same plane, and normal lie in same plane. ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. चलो ये करो, पॉज करो. ठीक है, तो अभी डिफिनेशन देखो फोकस एंड फोकल लेंथ का. तो लिख लो फोकस, तो लिखो द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर is a point on principal axis at which light ray converge, no, right ray incident या converge. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये P है. मीट, ठीक है, मीट को हम लोग कन्वर्ज भी बोलेंगे. ठीक है ना, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, तो एक पॉइंट पे मीट होता है तो उसको कन्वर्ज रे भी बोलते हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर. ठीक है, तो ये समझना है. तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. पैरेलल रे आएगा तो एक पॉइंट पे मीट करता है, तो इसको हम लोग फोकस बोलते हैं. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका रे, पैरेलल रे, पैरेलल रे, ध्यान. ठीक है, तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोलूं तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा एक पॉइंट से ना. तो देखो इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूं तो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट. ठीक है, तो अगर मैं क्या बनाऊं, इसको उल्टा बनाता हूं. इनवर्ट इसका सिलवर्ट होता है ना, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का. तो अगर इसमें लाइट पैरेलल आएगा तो ये सीम्स लगेगा कि ये मीट कर रहा है, लेकिन ये मीट नहीं होता ना, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है लाइट को. इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. ध्यान, डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को कौन सा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, पैरेलल रेज आएंगे तो ये फोकस पे मीट लगेगा कि मीट हो रहा है, लेकिन होता नहीं एक्चुअली में. ठीक है, वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना. ये एंगल I है, ये एंगल R है. ठीक है, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R. ये आपका, इसको बोलते हैं पैरेलल रे. प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलली लाइट आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल रे. तो यहाँ पे भी क्या है, पैरेलल रे, ये वाला. देखो यहाँ पे फोकस में मीट हो रहा है ना, लेकिन इसमें मीट नहीं होता है. यहाँ पे लगता है मीट हो रहा है लेकिन होगा नहीं, डाइवर्ज हो जाता है ना वो. यहाँ तक क्लियर है. तो नेक्स्ट डिफिनेशन आता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो लिख लो डिस्टेंस of focus from pole of mirror is called
फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये जो है फोकस और पोल के बीच के क्या डिस्टेंस बोलते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये आर है ना, तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पी है, यहाँ पे ये एफ है, ये सी है, यहाँ का डिस्टेंस है एफ, ये पूरा डिस्टेंस कितना है आर, तो ये भी एफ है, तो आर इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, 2f बोल सकता हूँ, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, r/2, समझा ना, कभी समझा गया, तो ये लिख लेना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। एफ क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ठीक है, ये लिख लो। पढ़ेंगे तो अगर आपके पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, पास हो रहा है रे, तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है ना, आपको रियल लाइफ में बताया था, ये अगर प्लेन मिरर है तो अगर परपेंडिकुलर रे आएगा नॉर्मल, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, समझा। तो इसी तरह से सेम, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, आ रे पासिंग, स्टेटमेंट याद होना चाहिए, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर is reflected along its own path। तो ये स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, याद रखना। दूसरा है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर मैं कॉनकेव मिरर बना लूं, ठीक है, पैरेलल रेज ला रहा हूं, तो ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, मीट करेगा, फोकस पे ना, अभी बताया था। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, लिखो, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द फोकस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection either passes or appears to pass through the focus, समझा ना, फोकस से पास होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसका, अगर फोकस से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा। अगर मैं कॉनकेव मिरर बनाऊं, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो अगर फोकस से कोई रे जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है ना, पैरेलल बन जाएगा। यहाँ पे उल्टा बोला हूं ना, देखो पैरेलल है तो फोकस पे मिलेगा, ठीक है, और अगर फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, तो ये भी लिख लो, रे passing through focus or appearing to pass through focus get reflected parallel to principal axis, ठीक है, ये लिख लो, चलो ओके।